नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सियासत की अटकलें लगातार जारी हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को यूपी संगठन और सरकार की रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद जेपी नड्डा आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उनको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसी क्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत आज दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली दरबार में कई बदलाव की कहानी लिखी जा सकती है। हालांकि कुछ दिन पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात में योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में कोई तब्दीली पसंद नहीं होगी, जिसकी जानकारी राज्यपाल ने केंद्र को सौंप दी थी। उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं है, क्योंकि संगठन से सरकार तक में आंतरिक सामंजस्य साफ तौर पर नजर नहीं आता है। कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 का बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए हर नागरिक का सहयोग बेहद जरूरी है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश की स्थिति लगातार बेहद अच्छी हो रही है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतोष भी जताया। हालांकि उन्होंने कोरोना कर्फ्यू में राहत के बाद कई जिलों में लोगों के मास्क न पहनने और भीड़ इकट्ठा करने को लेकर नाराजगी भी जाहिर करी है। उन्होंने कहा कि सख्त लहजे में कहा कि कोरोना कर्फ्यू से छूट का मतलब ये नहीं है कि लापरवाही से छूट हो गई है। ये स्थिति किसी के लिए अच्छी नहीं होगी। सीएम ने कहा रात्रिकालीन बंदी को प्रभावी बनाने के लिए शाम 6 बजे से पुलिस और स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो जाए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए, कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना हो। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है। इसको रोकने के प्रबंधन में सीएम योगी लगातार दौरे कर रहे हैं और बैठकों में भी व्यस्त हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब विकास परियोजनाओं के सिलसिलेवार ढंग से समीक्षा कर रहे हैं। सीएम योगी ने अयोध्या के चौमुखी विकास के लिए बनाए जा रहे विजन डॉक्यूमेंट का प्रस्तुतिकरण देखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या सर्वांगीण विकास जो है अयोध्या का, वो हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। अयोध्या के पुरातन ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार इसके प्राचीन गौरव के अनुरूप प्रतिष्ठित करने का काम कर रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम की नगरी अयोध्या को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए लगातार कार्यरत है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण की भीषण संकट के बीच उत्तर प्रदेश की करीबन 24 करोड़ आबादी की जिम्मेदारी लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आत्मविश्वास बढ़ गया है। अपेक्षित परिणाम मिलने के बाद उन्होंने विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया, आत्मविश्वास जताया। सीएम ने टोटू कहा, हमने कोरोना को हराया है, अब हम चुनाव भी जीतेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी के सामने 2022 में विधानसभा चुनावों की बड़ी परीक्षा होगी। उनके इस आत्मविश्वास के पीछे मजबूत रणनीति का आधार हो सकता है। इस बीच वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जाकर न सिर्फ धारणाओं को तोड़ते हैं, बल्कि वहां से भावनात्मक रिश्ते जोड़ने की पहल भी करते नजर आते हैं। हालांकि ये बात दिगर है कि इस समय अलीगढ़ पलायन से जूझ रहा है। वही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन की रफ्तार मंद पड़ने के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार 4 जून से प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू करने जा रही है। सूबे में नॉन कोविड मरीजों की परेशानियों को देखते हुए सीएम योगी ने आदेश जारी कर दिया, जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों के साथ मेडिकल कॉलेज में भी 4 जून से ओपीडी सेवा शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में सीमित संख्या के साथ जनरल ओपीडी सेवा 4 जून से शुरू हो जाएगी। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी कोरोना की दूसरी लहर की। उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग में नया कीर्तिमान कायम कर लिया है। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही एक दिन में 3,32,000 टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है।
प्रदेश में शुरुआत से ही कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिहाज से बड़ी संख्या में लोगों की जांच की जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ 1514 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। राज्य में इस वक्त एक्टिव केसों की संख्या की अगर बात करें तो 30,000 से भी कम है। 24 घंटे में 4,439 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इन्होंने कोरोना को मात दे दी है। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की भी परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। तहतानिया और फौकानिया यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के करीबन 16 लाख बच्चे प्रमोट किए जाएंगे। हाई स्कूल के भी बच्चे यूपी बोर्ड की तर्ज पर ही प्रमोट किए जाने वाले हैं। बोर्ड जल्द ही इसका प्रस्ताव सरकार के पास भेजेगा। साथ ही मदरसा बोर्ड ने मुंशी मौलवी के छात्रों की अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा के अंक मंगाए हैं। हालांकि आलिम यानी कि इंटरमीडिएट के मसले पर यूपी बोर्ड का निर्णय आने के बाद मदरसा बोर्ड भी फैसला करेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ में फजल बरेली से जुड़े हैं हमारे साथ में। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मदरसों में भी अब जो है एग्जाम्स को लेकर के पिक्चर क्लियर हो चुकी है, एग्जाम्स नहीं होने वाले बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद भी तैयारी कर रहा है कि जो मौलवी के या मुंशी मौलवी की क्लास की बात करें या तौतनिया बच्चों की बात करें, उन बच्चों को प्रमोशन की तैयारी कर रहा है। अब जो मदरसा शिक्षा परिषद जो है वो मौलवी और मुंशी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी छमाही जो परीक्षा हुई अर्धवार्षिक, उनके अंक मांगे गए हैं। जाहिर सी बात है ऐसे में जो छमाही के जो परीक्षा हुए हैं उनके आधार पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, उनके आधार पर बच्चों को मार्क्स दिया जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की बात करें या फिर सीबीएसई बोर्ड की बात करें, जो बच्चे प्रमोट हुए हैं उसी प्रकार से अब शिक्षा मदरसा परिषद भी बच्चों को प्रमोशन के लिए तैयारी कर चुका है। इस प्रमोशन की तैयारी को लेकर प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा, उसके बाद शासनादेश जारी होगा। तब वो बच्चे जो हैं, चाहे कक्षा 1 से जो 10 तक की जो छात्रों की बात चल रही मदरसा शिक्षा परिषद में, वो बच्चे प्रमोट किए जाएंगे। पूजा, ठीक है। अनूप, बरेली से हमारे साथ फजलुर रहमान जुड़े हुए हैं। फजल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बरेली से प्रमोट करने को लेकर के मदरसों का फैसला सामने आ चुका है, मदरसा शिक्षा बोर्ड का। ऐसे में बरेली में ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल है? मदरसा शिक्षा बोर्ड की जो फैसला है वो सराहनीय है, क्योंकि लोगों में काफी उत्साह है और खासकर छात्र छात्राओं में। कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षाएं जो रद्द की गई हैं उसमें छात्र छात्राएं बहुत खुश हैं, क्योंकि जब ये परीक्षा होती तो हजारों की तादाद में लोग रोड पे, छात्र छात्राएं रोड पे आते हैं। इससे कोरोना महामारी में भी ज्यादा आकार बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी में बरेली में इस टाइम एक्टिव केस 772 है, जिससे चलते लोगों में काफी राहत है। क्योंकि ये मुंशी मौलवी और मुतवल्ली का जो वोट किया जाता है तो उसमें लोगों को काफी राहत मिली है, क्योंकि छात्र छात्राओं का सोचना है कि लगातार कोरोना की महामारी से सरकार का जो फैसला है इसमें सराहनीय है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मदरसों में भी मदरसा शिक्षा परिषद का भी अहम फैसला कि बच्चों की परीक्षाएं नहीं होंगी, उन्हें सीधे प्रमोट किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में लोगों को टीका लगाने के लिए हर तरीके का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो गांव स्तर पर टीका केंद्र हो या फिर आंगनबाड़ी कर्मचारियों द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्लान हो। लेकिन कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आती हैं जो आपको हैरान कर देंगे। जिला कन्नौज में छिबरामऊ तहसील के वीरपुर में लगे विशेष कैंप में गांव का एक भी व्यक्ति टीका लगवाने के लिए नहीं पहुंचा। तो वहीं लोगों के टीका लगवाने अगर जब कोई नहीं आया तो वहां के एसडीएम ने क्या किया? एसडीएम ने गांव की बिजली ही कटवा दी। बताया जा रहा है कि अफसरों और आशा बहू सुबह से ही ग्रामीणों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रही थी, लेकिन कोई टीका लगवाने के लिए नहीं पहुंचा। इस सूचना पर टीम ने एसडीएम देवेश गुप्ता को जानकारी दी, जिसके बाद एसडीएम ने गांव की बिजली कटवा दी। सीएम के गृह जनपद गोरखपुर में डीएम
कि विजयेंद्र पंडियन ने बुधवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। गुरुवार यानी कि आज से सभी ब्लॉगों पर नामांकन पत्र की बिक्री शुरू हो जाएगी। 6 जून को नामांकन होगा और 7 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जिसके बाद 12 जून को मतदान किया जाएगा और मतों की गिनती 14 जून को होने वाली है। आपको बता दें कि गोरखपुर में 2 मई को संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद भी ग्राम पंचायत सदस्य के 4,487 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के 8 पद खाली पड़े हुए हैं। चुनाव जीतने के बाद प्रधानों के 6 प्रत्याशियों की मौत हो जाने से ये पद खाली हो गए थे। तो यूपी पंचायत चुनावों के लिए अधिसूचना जारी हो गई। निर्वाचन अधिकारी ने अधिसूचना जारी कर दी। 12 जून को वोट डाले जाएंगे और 14 जून को इन वोटों की गिनती होगी। यूपी पंचायत चुनाव के बाद भी कई पद ऐसे हैं जो खाली रह गए हैं और जिनके बाद कामों में तमाम तरह की परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। अब चूंकि कोरोना कंट्रोल्ड सिचुएशन में है, तो ऐसे में कोशिश होगी कि दोबारा से पंचायत चुनाव करवाए जाएं इन खाली पड़े पदों के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ में राजधानी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। संजीव, गोरखपुर के लिए अधिसूचना जारी हो गई, क्या ऐसे तमाम और भी क्षेत्र हैं जिनके लिए अधिसूचना जारी हुई है? साथ में जो रिक्त पड़े पद हैं वो कब तक अनुमान लगाया जाए कि भर जाएंगे, क्योंकि आगे जिला अध्यक्ष के पद भी है? बिल्कुल, देखिए पूजा, पंचायत चुनाव के बाद जो पद खाली रह गए थे, खासतौर से पंचायत सदस्यों की बात करूं पूजा, तो 22,000 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां के प्रधान शपथ नहीं ले पाए थे। उत्तर प्रदेश में 58,353 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 22,000 का शपथ न लेना ये बड़ी संख्या होती है। और उसकी बड़ी वजह यह थी कि ग्राम पंचायत सदस्यों के यानी 2/3 का जो बहुमत ग्राम पंचायत की सरकार का होना चाहिए वह नहीं था। अब 12 जून को वोट डाले जाएंगे, 14 जून को वोटों की जो गिनती है वो शुरू होगी, यानी कि अब ग्राम पंचायत का जो सरकार का स्वरूप है पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में चुनाव कराने की उसने तैयारी कर ली है। 6-7 में नामांकन कराया जाएगा, 8 में वापसी होगी और 9 को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रदेश में, चाहे पश्चिम का मेरठ हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश के जनपदों में पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बेहद बड़ी बात है ये, पंचायत चुनाव के 22,000 से ज्यादा पद खाली रह गए थे, उन पर अब चुनाव दोबारा से होने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना महामारी में अपने माता पिता दोनों को खो चुके विद्यार्थियों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अब मुफ्त में उच्च शिक्षा मुहैया कराएगा। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने जिला प्रशासन को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में कुलपति ने लिखा है कि कोरोना की दूसरी लहर ने हमारे जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया। एक अनुमान के अनुसार करीबन 9,000 बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं। ऐसे विपरीत हालातों में इन बच्चों के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस प्रस्ताव में कुलपति ने कहा कि कोरोना के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उनके आगे की पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करेगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर ली है, उनके आगे की पढ़ाई का पूरा भार यूनिवर्सिटी द्वारा उठाया जाएगा, वहन किया जाएगा। ऐसे छात्र छात्राएं अगर यूनिवर्सिटी में अपना नामांकन कराते हैं तो उनकी पूरी फीस माफ की जाएगी। तो ये बेहद बेहतरीन और सराहनीय कदम है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर आनंद राज जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आनंद, बेहतरीन पहल है संगीता श्रीवास्तव की तरफ से, कुलपति हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, जिनके माता पिता कोरोना काल में दोनों चले गए, उनकी जिम्मेदारी अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की होगी। देखिए, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि जिस तरह से पूरे भारत में कोविड-19 काल का संक्रमण लोगों के बीच में फैला, ऐसे में परिवार ने उन लोगों को खोया जिनकी जिम्मेदारी का पूरा बासिंदा उनके कंधों पे था। उनके देहांत होने के बाद अब सीधा उनके बच्चों पे असर आया, क्योंकि परिवार में और कोई बचा नहीं, सिर्फ बच्चे हैं। ऐसे में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, पढ़ाई की दिक्कत, खाने की दिक्कत। तो ऐसे परिवारों को मौजूदा केंद्र सरकार ने तो पहल की है, साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो वाइस चांसलर हैं संगीता श्रीवास्तव जी ने बाकायदा लेटर लिखकर केंद्र सरकार को ये कहा है कि हमें भी कुछ हक दीजिए कि हम इन बच्चों की सेवा कर सके जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड-19 काल में
खोया है और अब इन बच्चों की फीस और रहने खाने पीने की सारी सेवा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी ओर से करेगा। जी पूजा। बिल्कुल आनंद, और ये नजीर है उन तमाम लोगों के लिए भी और उन विश्वविद्यालयों के लिए भी, उन्हें भी आगे आना चाहिए और बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। यूपी के कानपुर जिले के किदवई नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में भाजपा नेता की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने आया 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने को लेकर बवाल हो गया। जब पुलिस ने गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर को जीप में बैठाया तो मौजूद भीड़ पुलिस से ही भिड़ गई। इस बीच भीड़ और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। लगभग 100 से 150 लोगों की भीड़ ने हिस्ट्री शीटर को पुलिस की जीप से उतार लिया। कुछ लोग तो जीप के आगे लेट गए और हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने में कामयाब भी हो गए। उस्मानपुर चौकी प्रभारी ने हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह समेत 9 नामजद और 10 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि भाजपा दक्षिण कमेटी के एक पदाधिकारी ने गेस्ट हाउस में जन्मदिन की पार्टी आयोजित करी थी, जिसमें हिस्ट्री शीटर 25,000 का इनामी मनोज सिंह शामिल होने पहुंचा था। सूचना मिलने पर जब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया तो आरोपित के साथियों ने पुलिस को घेर कर हिस्ट्री शीटर को छुड़ा लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप सोच सकते हैं कि ये शायद मॉब लिंचिंग का मामला हो या कोई और मामला है, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। जन्मदिन पार्टी में हिस्ट्री शीटर पहुंचा था और उसको छुड़ा भी लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिनव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में कानपुर से। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या ये हिस्ट्री शीटर दोबारा पकड़ा गया है? जी पूजा, आपको बता दूं कि हिस्ट्री शीटर की तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो लगातार दबिश दे रही है। ये बहुत बड़ा मामला है, ऐसा साहस किया गया है। आपको बता दें कि भाजपा कानपुर दक्षिण के जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया बिना अनुमति के एक निजी गेस्ट हाउस में अपना बर्थडे मना रहे थे, जिसमें लगभग 150 से 200 लोग मौजूद थे। इसी बर्थडे पार्टी में ही 25,000 का इनामिया मनोज सिंह भी पहुंचा हुआ था। वहीं पुलिस को जब जानकारी लगी और पुलिस उसको गिरफ्तार करने पहुंची तो जिला मंत्री ने अपने समर्थकों समेत पुलिस से ही हमला कर दिया और आरोपी मनोज सिंह को छुड़ाने में कामयाब भी हो गए। लेकिन वहीं इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस अभी तक बैकफुट पर ही नजर आई, क्योंकि मामला सत्ता से जुड़ा हुआ था। कोई भी पुलिस अधिकारी बयान देने के लिए सामने नहीं आया और जब बयान देने के लिए एडीसीपी बसंत लाल जी सामने आए भी अभिनव, क्या ये भाजपा नेता बुलाए गए हैं क्या? थाने इनकी हाजिरी हुई है थाने में अभी तक? जैसा आपको बता दूं कि क्योंकि मामला भाजपा से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस बैकफुट पर थी। अभी तक तो भाजपा नेता का नाम भी मुकदमे में नहीं दर्ज किया गया है, लेकिन जब हमने खबर दिखाई और इस मुद्दे को उठाया तो कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव पड़ा। तो इसके बाद रात में एक मीडिया रिलीज कमिश्नर और पुलिस के द्वारा जारी की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि वीडियो से भाजपा नेता का भी नाम सामने आया है और उसके गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दी जा रही है। लेकिन मुकदमे में कई अन्य लोगों को नामजद किया गया है और जबकि मुख्य अभियुक्त जिसने जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया ने, जो तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह से पुलिस की गिरफ्त से आरोपी को छुड़ाया है, उसका नाम ना देना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा दबाव था कि पुलिस अभी तक उसका नाम ही नहीं ओपन कर पा रही थी और ना ही नाम ले रही थी। यहाँ तक कि डीसीपी ने तो अपने बयान में यहाँ तक कह दिया था, ये कोई नई बात नहीं है अभिनव। रसूखदारों का छूट जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल महकमे पर और दाग वर्दी पर है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अलीगढ़ में हिंदू परिवारों के पलायन को लेकर सियासत तेज हो गई है। AIMIM ओवैसी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष सैयद नाजिम अली ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक विवादित बयान दिया। नाजिम ने कहा कि गांव नूरपुर में मुसलमान नमाज तो पढ़ेंगे, मैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। बिना परमिशन के अगर ये बारात चढ़ाएंगे तो हम ये नहीं होने देंगे, चाहे जितना ईंट पत्थर या गोली लेकर आए, हम नहीं करने देंगे। नाजिम ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय सांसद और पूर्व मेयर जनता को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग गांव में जाकर हिंदू गर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वाकई में हिंदू हैं तो नाव में जाकर लोगों की चिताओं का इंतजाम करें। लकड़ियों की कमी के चलते हिंदू लोग गंगा में शव प्रवाहित कर रहे हैं।
वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल